आपकी आवाज़ देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज इस वीडियो में बर-ए-आज़म अफ्रीका के शुमाल मगरबी और बर-ए-आज़म एशिया के सनाई जज़ीरा नमा पर वाक़ एक मुल्क मिस्र की सैर करने वाले हैं और बात करने वाले हैं इस मुल्क की तारीख़ और इस मुल्क के दिलचस्प और अजीब हक़ाइक़। मिस्र की तारीख़ और तहज़ीब व तमद्दुन और सक़ाफ़त हज़ारों साल पुरानी है। हम अक्सर मिस्र में वाक़ अरामू और दरिया नील के बारे में सुनते रहते हैं। इन सब के अलावा वो मिस्र इस्लामी तारीख़ का भी गवारा रहा है। हज़रत मूसा और हज़रत यूसुफ के दौर नबूवत में मिस्र का बहुत बड़ा नाम मिलता है। जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे अंबिया को बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा तो ये लोग देवती देवताओं की पूजा किया करते थे। कहा जाता है बनी इसराइल के कमोबेश 300 देवता थे जिनकी वो पूजा किया करते थे। इनका सबसे बड़ा देवता रा हुआ करता था जिसे वो सूरज देवता कहा करते थे। मिस्र की तारीख के बारे में कहा जाता है ये वो खित्ता था जहाँ 3200 कबल मसीह के बादशाह मारनर ने मिस्र के छोटी बड़ी रियासतों को पता करके एक हुकूमत का ज़ेर तसल्लुत कर दिया था और यूँ मिस्र पर फ़िरौनों की हुकूमत चलने लगी। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि फ़िरौन किसी फ़र्द का नाम नहीं था बल्कि मिस्र पर हुकूमत करने वाले बादशाहों को कहा जाता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदुस्तान में बादशाह, चीन में हक्कान, रूस में ज़ार और रोम में कैसर, जबकि ईरान में कसरा कहा जाता है। इन बादशाहों यानी फ़िरौनों और इस वक्त के लोगों का ख्याल था कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जब वो दोबारा ज़िंदा होकर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। इसी मकसद के लिए फ़िरौनों ने 3 अहराम तामीर करवाए जहाँ वो महमीज़ को महफूज किया करते थे। मुफक्किकीन के मुताबिक इन अहरामों का मकसद बादशाहों का अपनी लाशों को महमीज़ की शक्ल में यहाँ महफूज रखना था, इसलिए इन अहरामों का आगाज़ किया गया था। मिस्र की तारीख में सबसे पहला बनने वाला अहराम 2600 कबल मसीह में फ़िरौन की जोज़र ने बनवाया था। चंद साल बाद मिस्र के अगले फ़िरौन गिज़ा का अजीम शान अहराम तामीर करवाया। इस अहराम को तामीर करने में कहा जाता है कमोबेश 20 साल लगे थे, जिनमें 2 मिलियन सोने और पत्थर का इस्तेमाल किया था। इस फ़िरौन को तारीख खुफू के नाम से जानती है। यही वजह है कि इस अहराम को अहराम खुफू कहा जाता है। इस बादशाह ने 2579 कबल मसीह तक मिस्र पर हुक्मरानी की। सिर्फ मिस्र ही नहीं बल्कि उर्दन और शाम के इलाके में भी कत्ल हुआ करते थे। मिस्र के बादशाहों ने इस तरह को बढ़ाने के लिए ले लिया और ताकतवर बनते गए। इन बादशाहों ने अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी की और अपने आप को सब कुछ समझने लगे। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने उनके अंबिया को इस कौम पर मबूस फरमाया और फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस कौम पर मबूस फरमाया। इस वक्त मिस्र के ख़ानदान के तीसरे फ़िरौन रमसीस सानी का दौर हुकूमत था। रमसीस सानी वो हुक्मरान था जिसके दौर हुकूमत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और इसके घर में अल्लाह ताला के हुक्म से आप परवरिश भी हुई। बादशाह रमसीस के दौर हुकूमत में ही बादशाह अपने बेटे मतफाता को सौंप दी। यही वो बादशाह था जो मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था। जब हज़रत मूसा और अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला ने बहरा कुलज़म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जब फ़िरौन ने अपने साथियों समेत समंदर में बने इस रास्ते के बीचों बीच पहुँच गया तो अल्लाह ताला ने समंदर को हुक्म दिया कि मिल जा और वो मिल गया। फ़िरौन अपने साथियों समेत इस समंदर में गर्क हो गया। आसार कदीमा वालों के मुताबिक इसका दौर हुकूमत 12वीं सदी कबल मसीह का था। इन तमाम बादशाहों के अहराम आज भी मिस्र के अजायब घर में महफूज हैं। आज मिस्र का ज़मीनी रकबा 10,02,450 मीटर है और ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया का 29वां बड़ा मुल्क है। एक अंदाज़े के मुताबिक इसकी आबादी 9,79,44,500 अफराद थी, जिसकी वजह से इसे दुनिया का आबादी के लिहाज से 14वां बड़ा मुल्क माना गया था। कायरा सिटी इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ रखता है। मशरिक़ वस्ता और अरब दुनिया का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ इसको दुनिया का 15वां बड़ा शहर माना जाता है।
مصر کی کرنسی کو پاؤنڈ کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک پاؤنڈ پاکستانی 9.59 روپے کا ہے۔ +20 اس ملک کا کالنگ کوڈ اور ایجپٹ اس کا کنٹری ٹو نیم ہے۔ 2013 میں محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے مصر فوج کے جزیرہ عبدالفاتح السیسی صدر کے عہدے پر فائز ہیں اور مصطفیٰ کمال برائے نام کے وزیر اعظم ہیں۔ وقت کے لحاظ سے یہ ملک پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ یہ ملک پاکستان سے 3363 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ مصر میں 90% آبادی مسلمان ہے، جن میں سے زیادہ تر لوگ سنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور 9% متبی مسیح اس ملک میں مقیم ہیں، اور جبکہ 1% باقی مذہب کے لوگ۔ عربی اس ملک کی سرکاری زبان ہے۔ مصر میں عربی کی 8 سے 10 اقسام بولی جاتی ہیں، جبکہ یونانی، ارمانی، آئیبیجا اور چند دوسری زبانیں تھوڑی تھوڑی تعداد میں بولی جاتی ہیں۔ انسانوں کی اوسطاً زندگی تقریباً 76 سال ہے۔ تعلیم کی شرح اس ملک میں 76% کے قریب ہے۔ فٹ بال اس ملک کا قومی اور سب سے مقبول کھیل ہے۔ مصر نے اب تک 4 نوبل پرائز اپنے نام کر رکھے ہیں۔ مصر کا جھنڈا 3 ملکوں کے جھنڈوں سے مماثلت رکھتا ہے، جن میں عراق، شام اور یمن شامل ہیں۔ بعض مصر کا قومی پرندہ ہے۔ آپ بعض کو مصر کے قومی پرچم اور آرمی کے لوگوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مصر میں 2011 میں آنے والے انقلاب نے بہت تبدیلیاں رونما کی۔ ان تبدیلیوں کی بنا فیس بک کو مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس انقلاب میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار تھا۔ اسی وجہ کے پیش نظر مصر کے ایک شہری نے اپنی بیٹی کا نام فیس بک رکھ دیا تھا، جس کا پورا نام فیس بک جمال ابراہیم ہے۔ مصر عربوں کی حامل آبادی والا سب سے بڑا ملک ہے۔ کمل کا پھول اس ملک کا قومی پھول ہے۔ انجیر کا درخت اس ملک کا قومی درخت ہے۔ مصر کی آمدنی کا بڑا حصہ زراعت کے شعبے سے آتا ہے، مگر اس ملک میں صرف 30% آبادی زراعت کے شعبے سے منسلک ہے، جبکہ 15% سیاحت کے شعبے سے جڑی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم مصر اور تعمیر اور ترقی کے ساتھ ساتھ فیشن کا بھی گہوارہ ہوتا تھا۔ مصر میں دنیا کا سب سے پرانا ٹرس بھی کھوجا گیا ہے، جس کے بارے میں کیا سرائیاں جاری ہیں کہ اس ڈریس کی عمر تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ مصر کے فرعونوں اور ملکوں کے بارے میں مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان عتیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے آپ کی آواز۔ اللہ حافظ۔